हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मध्य अवस्था के बारे में पढ़ा था और मध्य अवस्था में हमने ये देखा कि जो अर्ध गुणसूत्राणु होते हैं वो दो दो करके आपस में प्रेजेंट होते हैं और कोशिका के मध्य में वो व्यवस्थित हो जाते हैं। अब उसकी अगली जो अवस्था आती है उसको अपन कहते हैं पश्चावस्था, और पश्चावस्था में अब देखते हैं कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में डालता हूं पश्चावस्था, जिसे हम एनाफेज भी कहते हैं। अब देखिए पश्चावस्था में क्या होता है, जैसे ये गुणसूत्र थे जो अभी बीचों बीच अरेंज थे, बीचों बीच व्यवस्थित थे, कुछ इस तरह से अपन ने पिछली क्लास में ये स्ट्रक्चर देखा था। ये मध्य अवस्था की बात है। मध्य अवस्था में कुछ इस तरह से दिखते हैं और जो तारक केंद्र होता है यहां से तर्कुतंतु द्वारा इस तरह से जुड़ा होता है। यह था मध्य अवस्था का चित्र। अब पश्चावस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र बिंदु होता है जिससे ये जुड़े होते हैं, ये गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे एक संकुल काम करता है, उसको अपन कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग संकुल, और ये एनाफेज प्रमोटिंग संकुल के कारण तर्कुतंतु में सिकुड़न आती है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो ये तर्कुतंतु जब सिकुड़ता है तो ये जो तर्कुतंतु है ये सिकुड़ेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, और ये नीचे वाला जो तर्कुतंतु है ये सिकुड़ेगा तो ये इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर से जो खिंचाव आता है, मतलब ऊपर से ऊपर की तरफ जो खींचते हैं ये, और नीचे वाला तर्कुतंतु उसको नीचे की तरफ खींचता है, तो उसके कारण क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु जो होती है वो विभाजित हो जाती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एआईपीएमटी नीट में कि गुणसूत्र बिंदु का विभाजन समसूत्री विभाजन में किस प्रवस्था के दौरान होता है। तो आंसर इसका आएगा पश्चावस्था। चलिए इसको अपन लिखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इसका नाम आप ऐसे ध्यान रखिएगा, इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होता है इस अवस्था में सक्रिय होता है, जिसके कारण तर्कुतंतु सिकुड़ने लगते हैं। इस बदलाव के कारण गुणसूत्र ऊपर एवं नीचे की ओर नीचे की ओर जाते हैं। देखिए ये एक्चुअली नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये नीचे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और उससे पहले गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है।
अच्छा, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो गया तो ये आधे आधे बढ़ गए, और अब जो संरचना अपन को दिखती है ये कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे ये कोशिका है, ये हो गया तारक केंद्र, और जो गुणसूत्र हैं वो इस तरह से ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ पे जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो उनको खींचकर ऊपर की तरफ लेके आता होता है। जैसे ये गुणसूत्र बिंदु है, ये गुणसूत्र बिंदु, और इससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जुड़ी हुई हैं इस तरह से। मतलब गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। ये गुणसूत्र बिंदु, ऐसे यहाँ पे ये गुणसूत्र हो गया ऐसे। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हैं। इस प्रक्रिया में एटीपी का उपयोग होता है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो यहां पे यूज हो जाता है। अब यहां पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां पे अर्ध गुणसूत्र जो हैं वो ऊपर की तरफ चल रहे हैं, मतलब दोनों ध्रुवों की तरफ वो आधे आधे बढ़ जा रहे हैं। तो अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। तो ये सारे बदलाव इस अवस्था में देखने मिलते हैं। चलिए इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। पश्च अवस्था, मध्य अवस्था में हमने देखा कि गुणसूत्र बिल्कुल बीचों बीच आकर व्यवस्थित हो गए। अब इस अवस्था में एक संकुल काम करता है जिसको अपन कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग संकुल। एनाफेज प्रमोटिंग संकुल जो होता है शॉर्ट में एपीसी, ये सक्रिय होता है। सक्रिय होने के कारण इसमें तर्कुतंतु जो होता है उसमें सिकुड़न आने लगती है। जब ये तर्कुतंतु सिकुड़ता है तो इस बदलाव के कारण गुणसूत्र जो होते हैं वो ऊपर नीचे की ओर गति करते हैं, पर उससे पहले गुणसूत्र बिंदु जो होती है उसका विभाजन हो जाता है। गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाएगी और आधे आधे गुणसूत्र ऊपर और नीचे की तरफ जाने लगेंगे, विपरीत ध्रुवों की तरफ ये गति करने लगते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये गुणसूत्र को जिस तरह के दिखते हैं, ये अर्ध गुणसूत्र हैं जो आधे ऊपर और आधे नीचे चले गए, और यही गुणसूत्र फिर नए केंद्रक में, नए बनने वाले केंद्रक में अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये आता है पश्च अवस्था में। अब हम देखते हैं कि अंत अवस्था में कौन से बदलाव होते हैं। तो नेक्स्ट आता है अंत्य अवस्था। अंत्य अवस्था या अंत अवस्था, इसको अपन कहते हैं टीलोफेज। अब इस अवस्था में आते आते ये अवस्था बिल्कुल विपरीत होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है प्रोफेज के। जैसे प्रोफेज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि क्रोमैटिन पदार्थ का संघनन होता है और गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो यहां पे उल्टा हो जाता है। यहां पे गुणसूत्र जो होते हैं ये असंघनित होकर अपनी स्पष्टता खो देते हैं। मतलब जो बदलाव अपन ने वहां पे देखे थे उसका उल्टा यहां पे होगा। यह क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन पदार्थ मतलब जिसे अपन गुणसूत्र पदार्थ भी कहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में
दिखाई देते हैं। अब जो चीजें वहां पे अदृश्य हो गई थी, चली गई थी, अब वो यहां पे वापस बनने लगती है, यानी केंद्रक आवरण यहां पे दिखाई देने लगता है। गोल्जी काय, अंतर्द्रवी जालिका, अंतर्द्रवी जालिका या अंतःप्रद्रवी जालिका एक ही बात है दोनों। अंतर्द्रवी जालिका भी दिखने लगते हैं, दिखने लगते हैं मतलब इनका भी पुनर्निर्माण होने लगता है। अच्छा, इस अवस्था में जो कोशिका होती है ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। यहां पे एक केंद्रक का निर्माण होने लगता है और ऐसे ही केंद्रक यहां पे भी बनने लगता है। ये तारक केंद्र, ये तारक केंद्र, और अंदर जो होता है ये क्रोमैटिन पदार्थ यहाँ पे इस तरह से, मतलब जो गुणसूत्र अभी अपन को दिख रहे थे वो गुणसूत्र अपनी स्पष्टता खो देते हैं और वो वापस क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में दिखने लगते हैं। ये बदलाव होता है अंतावस्था में। तो अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि केंद्रक का विभाजन तो हो गया, केंद्रक विभाजित हो गया, पहले एक केंद्रक था फिर अब वो दो में बदल गया। अब यहाँ पे कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, तो जो समसूत्री विभाजन है उसकी अगली अवस्था आती है कोशिका विभाजन। तो अपन ने केंद्रक का विभाजन पूरा किया, ठीक है। अब अपन देखते हैं कोशिका विभाजन किस तरह से होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं अपन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन पादपों में और जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। पहले अपन बात करते हैं पादप कोशिका की। पादप कोशिका में किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। देखिए, अब एक कोशिका में दो केंद्रक बन चुके हैं। तो सबसे पहले अब अपन देखते हैं पादप कोशिका के लिए। पहले इसको अपन समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोशिका है और इसमें दो केंद्रक हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका, इसमें ये दो केंद्रक। अब देखिए पादप कोशिका में विभाजन कैसे होता है। जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय का जो वेसिकल भाग होता है, पुटिका वाला भाग होता है, वो यहाँ पे अंदर की तरफ कुछ मटेरियल को, कुछ पदार्थों को स्रावित करता है, ठीक है। गोल्जी काय कुछ पदार्थों को कोशिका के मध्य में स्रावित करता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लगातार चलने से क्या होगा, जो पदार्थ अंदर इकट्ठा हो रहा है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। गोल्जी काय में कुछ पदार्थों का स्रवण हुआ और ये पदार्थ बीचों बीच इकट्ठे होने लगे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, और ये प्रक्रिया चलती गई चलती गई चलती गई, पदार्थ इकट्ठा होता गया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा, कुछ इस तरह से। और जैसे ये पदार्थ दोनों किनारों को छुएगा तो यहाँ पे ये जो संरचना हमको दिख रही है ये एक पट्टी के रूप में हमको दिखती है, जिसे अपन कहते हैं कोशिका पट्टिका। ये कोशिका पट्टिका के रूप में अब हमको दिखने लगती है और यहां से फिर कोशिका विभाजित हो जाती है। तो कोशिका विभाजन जो होगा, अब यहां पे ये कोशिका दो कोशिकाओं में बदल गई, जिसमें एक कोशिका इस तरह से दिखेगी
और दूसरी कोशिका इस तरह से दिखेगी, ऐसा। तो ये दो कोशिकाएं बन जाती हैं। ये होता है पादप कोशिकाओं के लिए। तो इसमें अपन लिखते हैं गोल्जी काय कुछ पदार्थों का स्त्रवण करता है, कुछ पदार्थों का स्त्रवण करता है जो कि कोशिका के मध्य पर जमने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और पदार्थ जो होता है वो बाहर की तरफ बढ़ने लगता है। जिससे पदार्थ बाहरी ओर बढ़ने लगता है। यह पट्टिका के रूप में पट्टिका जो बनती है उसको अपन कहते हैं कोशिका पट्टिका। तो यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, कोशिका पट्टिका। और इसका आपको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखना है, इसको अपन कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। यह पट्टिका के रूप में दिखती है एवं कोशिका विभाजन इसके द्वारा पूर्ण हो जाता है। चलिए एक बार फिर से इसको समझते हैं, रिवाइज कराता हूं मैं। सबसे पहले कोशिका विभाजन अपन ने देखा पादप कोशिका के लिए। पादप कोशिका में देखिए जैसे दो केंद्रक बन गए। जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी काय कोशिका के मध्य में कुछ पदार्थों को स्रवित करता है। पदार्थ यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है। इकट्ठा होने के बाद वो एक पट्टिका के रूप में दिखने लगता है और ये पट्टिका बाहर की तरफ जाने लगती है। मतलब जैसे ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ तो कुछ पदार्थ इधर की तरफ, कुछ पदार्थ इधर की तरफ जाएंगे, तो ये आगे बढ़ने लगता है और एक पट्टिका के रूप में पूरा दिखने लगता है। और जैसे ये पट्टिका दोनों किनारों को छूती है, टच करती है, तो वहां से कोशिका विभाजित हो जाती है।
गोल्जी काय कुछ पदार्थों का स्रवण करता है जो कि कोशिका के मध्य पर जमने लगते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिससे पदार्थ बाहरी ओर बढ़ने लगता है। यह पट्टिका के रूप में कोशिका पट्टिका या फ्रेगमोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसके लिए, फ्रेगमोप्लास्ट के रूप में दिखती है एवं कोशिका विभाजन इसके द्वारा पूर्ण हो जाता है। तो अब फाइनली क्या होता है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में यह विभाजन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। जंतु कोशिकाओं के लिए मैं बताता हूं कैसा होता है ये। जंतु कोशिका में जो विभाजन होता है उसके लिए अपन बोलते हैं कोशिका खांच विधि। कोशिका खांच विधि में क्या होता है, देखिए जैसे ये जंतु कोशिका है, जैसे ये जंतु कोशिका है और 2 केंद्रक यहां पे बने हुए हैं। अब यहां पे क्या होता है, जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक छोटी सी खांच बनती है जो कि अंदर की तरफ होती है, और यहां पे भी खांच बनी जो कि अंदर की तरफ है। इस तरह से खांच बनना शुरू होती है और ये धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती जाती है। इस तरह से ये आगे बढ़ती जाएगी और ऐसे यहां पे भी होगा। ये खांच धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जैसे ही दोनों किनारों की, दोनों ओर की खांच एक दूसरे से मिलेंगी तो यहां से कोशिका ऐसे विभाजित हो जाएगी। ये कहलाती है कोशिका खांच विधि। चलिए इसको अपन लिख लेते हैं। कोशिका झिल्ली में खांच का निर्माण होता है जो कि अंदर की ओर बढ़ती है। जब दोनों ओर की खांच आपस में मिलती हैं तो कोशिका विभाजित हो जाती है। कोशिका झिल्ली में खांच का निर्माण होता है जो कि अंदर की ओर बढ़ती है। जब दोनों ओर की खांच आपस में मिलती है तो कोशिका विभाजित हो जाती है। तो ये हमने देखा किस तरह से कोशिका विभाजन होता है। पादपों में कोशिका पट्टिका विधि से और जंतुओं में कोशिका खांच विधि से। तो इस तरह से पादप और जंतु कोशिकाओं में विभाजन होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो पादप कोशिका विभाजित होती है, जब पादप कोशिका विभाजित होती है तो क्योंकि उसमें 2 केंद्रक बन गए और ये दोनों केंद्रक अब अलग अलग कोशिका में बदल गए, तो जो कोशिकांग होते हैं खास करके प्लास्टिड यानी लवक और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इनका बराबर में वितरण होता है दोनों कोशिकाओं में। जो नई कोशिकाएं, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, उनमें ये बराबर मात्रा में, बराबर संख्या में जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
विभाजन के बाद कोशिकांग जैसे लवक, लवक मतलब प्लास्टिड और सूत्र कणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। नई संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कोशिका में केंद्रक का विभाजन तो होता है, पर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका विभाजित नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में एक कोशिका के अंदर कई सारे केंद्रक बन जाएंगे, क्योंकि कोशिका तो विभाजित ही नहीं हो रही है, केंद्रक की संख्या बढ़ती जा रही है। उस स्थिति में अपन कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं। कभी कभी कोशिका में केंद्रक तो विभाजित हो जाता है, परंतु कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। परंतु कोशिका विभाजन नहीं हो पाता। जिससे एक ही कोशिका में कई सारे केंद्रक हो जाते हैं। इस कोशिका को संघ कोशिका कहते हैं। ये कोशिका संघ कोशिका कहलाती है। ऐसे कई सारे उदाहरण है। एक बहुत कॉमन है उदाहरण है, सामान्य सा, जो अपन को देखने मिलता है, नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है वो इसका उदाहरण है। उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष। इसमें क्या होता है कि केंद्रक की संख्या बढ़ती जाती है और कोशिका विभाजित नहीं होती, तो केंद्रक कई सारे हो जाते हैं एक कोशिका के अंदर। ऐसी कोशिका को अपन संघ कोशिका कहते हैं और नारियल का तरल भ्रूणपोष देखा जाता है। तो अब हमने ये देखा कि जो हमारा समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में कोशिका जो है, जो एक जनक कोशिका थी, वो दो नई संतति कोशिकाओं में बदल गई। इस दौरान कोशिका द्रव्य
और केंद्रक का आपस में एक निर्धारित अनुपात होना जरूरी है, और वही अनुपात आने वाली कोशिका के लिए भी जरूरी होता है। अगर वो अनुपात बिगड़ता है तो बाकी जो परिस्थितियां हैं वो भी बदलाव होने लगेगा, और फिर कोशिका विभाजन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। दूसरी बात ये कि समसूत्री विभाजन के बाद जो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं वो लगभग जनक कोशिका जैसी ही होती हैं, क्योंकि हमने देखा कि कहीं पे भी किसी भी तरह से पुनर्योगजता यानी अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान कहीं पे भी नहीं हो रहा, जबकि समसूत्री विभाजन में अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो कुछ जरूरी पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि ये आपको आसान हो जाए समझने में। समसूत्री विभाजन के बाद दो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं जो जनक समान होती हैं। इस विभाजन में केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात बना रहता है, जो कि नई संततियों के लिए भी निर्धारित होता है। मतलब जैसा जनक कोशिका में होता है नई संतति कोशिकाओं में भी वैसा ही अनुपात होता है, क्योंकि वो अनुपात बिगड़ना नहीं चाहिए। वो अनुपात अगर बिगड़ेगा तो कोशिका विभाजन प्रभावित होगा, कोशिका विभाजन फिर प्रभावित होता है। इसके अलावा समसूत्री विभाजन में कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप को रिपेयर भी करती हैं, मतलब उनमें अगर कोई क्षति पहुंची है तो वो अपने आप को ठीक भी कर लेती हैं। इस विभाजन द्वारा कोशिका क्षति में सुधार भी होता है। जैसे कोई अगुणित कोशिका है तो अगुणित कोशिका में जो विभाजन है वो समसूत्री विभाजन ही होगा, ठीक है, क्योंकि नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी अगुणित बनेंगी, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ये पूर्ण होगा। इसका महत्व बहुत है क्योंकि नई कोशिकाएं बन रही है, संतति कोशिकाएं बन रही हैं, अगली पीढ़ी आ रही है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इस विभाजन में, समसूत्री विभाजन में आनुवंशिक पदार्थ
का आदान प्रदान नहीं होता। मतलब पुनर्योगस्था वाली कोई बात यहां पे नहीं देखी जाती, इसमें आदान प्रदान नहीं होता। तो ये हमने पूरा किया समसूत्रण, समसूत्री विभाजन, और इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, जब ये पूरा रिवाइज हो जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इनके क्वेश्चंस की करेंगे उतना ज़्यादा इस चैप्टर में आपकी कमांड स्ट्रांग होती जाएगी। आने वाले लेक्चर में हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन इससे थोड़ा सा अलग होता है और वो जटिल भी होता है, वह प्रक्रिया जटिल भी होती है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कुछ कुछ अवस्थाओं में वहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। पर एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समसूत्रण बनने लगा, अगर आपको समसूत्रण के जो चरण हैं, जो स्टेप्स हैं वो याद हो गए, तो अर्धसूत्री विभाजन में आपको दिक्कतें नहीं जाएंगी, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का एक बड़ा हिस्सा समसूत्री विभाजन के जैसा ही है। तो आने वाले लेक्चर से पहले आप समसूत्री विभाजन अच्छे से तैयार करके रखिए, ताकि आने वाले लेक्चर में, आने वाली क्लास में आपको परेशानी ना जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अर्धसूत्री विभाजन अपन उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।